पीप आता है। बच्चों को आई फ्लू के साथ बुखार भी आ सकता है। आपको बता दें कि आपको आई फ्लू से बचने के लिए कुछ तरीके को फॉलो करना होगा। जैसे बचाव के लिए हाथों को साबुन या फिर सैनिटाइजर से साफ रखें। बिना डॉक्टर की सलाह के आंखों में कोई भी दवा ना डालें। आंखों की सफाई के लिए साफ कपड़े या फिर टिश्यू पेपर का प्रयोग करें। आंखों को बार बार ना छुएं और खुजली होने पर मसले भी नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि दरभंगा में 27 जुलाई शाम 4 बजे से 30 जुलाई शाम 4 बजे तक फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब समेत 22 सोशल मीडिया ऐप बैन रहेगा। साथ ही इंटरनेट सेवा को भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। जिन सोशल मीडिया ऐप पर तत्काल रोक लगाया गया है उनमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, स्काइप, वीचैट, टेलीग्राम, स्नैपचैट, क्यूजोन, ट्यूबर और भी बहुत सारे, यूट्यूब समेत बहुत सारे ऐप हैं। इन सभी ऐप को बैन रखा गया है। दरभंगा प्रमंडल उप निदेशक जनसंपर्क की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश को देखते हुए राज्य सरकार ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 5 के तहत जिले में 27 जुलाई शाम 4 बजे से 30 जुलाई शाम 4 बजे तक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट और तत्काल व्यापक सेवाएं स्थगित किया है। दरअसल मामला यह है कि दरभंगा में पिछले 5-6 दिनों में दो समुदाय के बीच आपसी तनाव का मामला सामने आ रहा था। जहाँ जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के बनोली हेलीपैड के पास बुधवार रात मुहर्रम का झंडा जलाने को लेकर के दो गुट आमने सामने आ गए थे। बताया जा रहा है कि ब्रह्मस्थान के पास झंडा लगाने को लेकर के ये बवाल हुआ था। जहाँ इसके साथ ही मुहर्रम की मिट्टी लाने को लेकर के भी दो पक्षों के लोग आमने सामने आ गए थे। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट खूब वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि बाजार में एक खास चिन्ह वाले नकली नोट चल रहे हैं। वायरल पोस्ट के अनुसार नकली नोट पर लिखे नंबर्स के बीच में स्टार लगा हुआ है, लेकिन अब आरबीआई ने साफ कर दिया है कि स्टार मार्क वाले नोट असली है और वायरल पोस्ट में किए जा रहे दावे बिल्कुल भी गलत है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब स्टार मार्क वाले नोटों को लेकर के अफवाह फैलाई गई है। इससे पहले भी इसके नकली होने के दावे किए गए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने 27 जुलाई को साफ किया है कि स्टार मार्क वाला बैंक नोट पूरी तरीके से असली है। 10 से लेकर के 500 रुपए के कई ऐसे नोट चलन में हैं जिनमें सीरीज के बीच 3 अक्षरों के बाद स्टार का निशान बना हुआ है और बाद में बाकी नंबर लिखे होते हैं। आरबीआई का कहना है कि अंकों के साथ बना स्टार मार्क बताता है कि ये एक बदला हुआ या फिर रिप्रिंट यानी कि दोबारा प्रिंट किया गया बैंक नोट है। ये नोट पूरी तरीके से असली है, नकली नहीं है। स्टार मार्क वाले करेंसी नोटों को उन करेंसी नोटों के बदले जारी किया जाता है जो छपाई के दौरान ख़राब हो जाते हैं या फिर उनमें किसी प्रकार की कोई भी गलतियां रह जाती है या जिसका छपाई के दौरान ही पता लग जाता है। आरबीआई 100 अंकों की एक गड्डी प्रिंट करता है। एक गड्डी में कुछ नोट सही प्रिंट नहीं होते हैं, जहाँ उन नोटों को बदलने के लिए ही स्टार सीरीज वाले सिस्टम को अपनाया गया है। ये नोट लंबे समय से प्रचलन में हैं। ऐसे नोट आरबीआई की ओर से जारी किए जाते हैं। इन नोटों की भी उतनी ही वैल्यू होती है जितनी की दूसरे नोटों की। अगर आपको कहीं से भी स्टार सीरीज वाला कोई भी करेंसी नोट मिलता है तो फिर आप घबराएं नहीं, बल्कि खुशी से इसे स्वीकार करें। दोस्तों बात करते हैं कि सरकार ने फेक न्यूज़ फैलाने के आरोप में दिसंबर 2021 से अब तक 120 यूट्यूब चैनलों और 635 यूआरएल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को संसद में इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इन यूआरएल और फिर यूट्यूब चैनलों को देश की संप्रभुता और फिर अखंडता के हित में नहीं पाए जाने के लिए अवरुद्ध करने के लिए जारी किए गए हैं। एक लिखित उत्तर में यानी कि एक लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि विचाराधीन वेबसाइटों ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित किया गया है। ये वेबसाइट और यूट्यूब चैनल भारत की संप्रभुता और फिर अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा थे और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या फिर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में नहीं थी। उन्होंने कहा है कि ये वेबसाइट फर्जी खबरें फैलाने का काम कर रही थी, जिसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिसंबर 2021 से आईटी नियम 2021 के भाग 3 के प्रावधानों के तहत इन यूट्यूब आधारित समाचार चैनलों और फिर इन यूआरएल की सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आंगनबाड़ी के बच्चों को भी स्कूलों के शिक्षक अब पढ़ाएंगे। इसे सुनिश्चित कराने का निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है। जो उन्होंने ये भी कहा कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को नज़दीक के स्कूल में जल्द ही टैग करें।
आवश्यकता अनुसार स्कूल के शिक्षक टैग वाले केंद्रों के बच्चों को भी सप्ताह में 1-2 दिन पढ़ाएंगे। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी के पाठक ने अधिकारियों को इस कार्य को जल्द पूरा करने को कहा था। इतना ही नहीं, विभाग का ये भी निर्देश है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूल में ही जरूरत के अनुसार 1 या फिर 2 कमरे दिए जाएं, खास करके उन केंद्रों को जो किराए के भवन में चल रहे हैं। जब विभाग ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक और फिर मध्य विद्यालयों में जगह दी जाएगी। अगर जगह की दिक्कत हो तो फिर आवश्यकता अनुसार माध्यमिक विद्यालय में भी 1-2 कमरे आंगनबाड़ी केंद्र के लिए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी सेविकाएं बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, पर जरूरत के अनुसार स्कूल के शिक्षक को भी केंद्र के बच्चों को अब पढ़ाने के लिए कहा गया है। यानी कि अब स्कूल के शिक्षक भी आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को पढ़ाएंगे। जी हाँ, ये फरमान जारी किया गया है के पाठक की तरफ से। इस संबंध में विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चे पहली कक्षा से स्कूल में जाते हैं। ऐसे में अगर छोटे बच्चे पहले से ही स्कूल में जाते रहेंगे तो फिर उन्हें एक बेहतर माहौल मिलेगा। जब पहली कक्षा में जब बच्चों का नामांकन होगा तो फिर वे स्कूल जाने में झिझकेंगे नहीं। साथ ही अन्य बच्चों से उन्हें सीखने का मौका मिलेगा। इसी मकसद से यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार में 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र है। समाज कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इसमें करीब 30,000 केंद्रों का अपना भवन है, वहीं कुछ केंद्रों का संचालन सामुदायिक भवनों में किया जा रहा है। 50,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान में चल रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के कटिहार के बारसोई में बदहाल बिजली व्यवस्था को लेकर के किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों की जान जाने के दूसरे दिन स्थिति शांतिपूर्ण है। गृह विभाग के सचिव के सेंथल की उपस्थिति में अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने गुरुवार को बताया है कि वर्तमान में बारसोई में स्थिति बिल्कुल भी शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। जब पुलिस की ओर से फायरिंग में 2 की जान जा चुकी है। उन्होंने बताया है कि वर्तमान में बारसोई में हालात नियंत्रण में है। पुलिस मुख्यालय के स्तर से 2 कंपनी अतिरिक्त लाठी बल और फिर 1 कंपनी क्षेत्रीय पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया है कि अब तक बारसोई मामले में 26 वर्षीय सोनू और फिर 30 वर्षीय मोहम्मद खुर्शीद की जान गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि मानसून की बेरुखी झेल रहे बिहार में मौसम ने तेवर बदल दिए हैं। यह शनिवार से बिहार में झमाझम बारिश का दौर शुरू होने वाला है। वहीं रविवार यानी कि कल 30 जुलाई को कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। गौरतलब है कि अभी तक बिहार में 47% कम बारिश हुई है। इसके कारण कई जिलों में सूखे के हालात हैं और धान की रोपनी न होने से किसान परेशान हैं। मौसम विभाग ने 30 जुलाई को राज्य भर में वज्रपात और फिर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही रोहतास, किशनगंज, कैमूर और फिर गया जिलों में 1-2 जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है। जहाँ उत्तर पश्चिमी बिहार और फिर उत्तर मध्य बिहार के जिलों में अनेक जगहों पर, जबकि दक्षिण पश्चिमी बिहार और फिर दक्षिण मध्य बिहार के जिलों में भी आंशिक से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है। राज्य भर में आंशिक से मध्यम बारिश से तापमान से राहत मिलने के आसार हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में डॉक्टरों की कमी जल्द ही दूर होगी। स्वास्थ्य विभाग ने 5,000 डॉक्टरों की बहाली करने का निर्णय लिया है। इसके तहत मेडिकल कॉलेज में 1300 तो फिर सामान्य अस्पतालों के लिए 3800 डॉक्टर बहाल किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की बहाली के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। बाकी पदों पर बहाली का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट को भेज दिया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार बिहार स्वास्थ्य सेवा के तहत डॉक्टरों की बहाली होगी। जब विभाग में सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 6,629 पद स्वीकृत हैं, इनमें 6,391 चिकित्सक कार्यरत हैं। जहाँ सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के मात्र 238 पद खाली हैं। जब बिहार में सबसे ज़्यादा कमी विशेषज्ञ चिकित्सा की है। राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की स्वीकृति पद 5,093 है। इनमें मात्र 1,570 ही कार्यरत है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोग खेत का भू नक्शा ऑनलाइन के द्वारा ऑर्डर कर सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने भू नक्शा ऑनलाइन ऑर्डर करने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। इस सुविधा के तहत अब आप अपने घर पर जमीन का नक्शा मंगवा सकते हैं ऑनलाइन के द्वारा ऑर्डर देकर के। आपको बता दें कि जमीन खरीद बिक्री के दौरान लोगों को भू नक्शा यानी कि जमीन का नक्शा की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जमीन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मालूम हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भू नक्शा ऑनलाइन ऑर्डर करने की भी सुविधा प्रदान की है। बिहार में खेत का जमीन का नक्शा मंगाने के लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहले अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप
को गूगल क्रोम में ओपन करना होगा आपको। उसके बाद गूगल क्रोम में DLRS बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट को आपको सर्च करना होगा। वहां आपको होम पेज पर ही डोर स्टेप डिलीवरी का आइकॉन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना होगा। अब सबसे पहले सर्च मैप हेयर का ऑप्शन मिलेगा, जो उसमें आपको जिस भी जगह का नक्शा चाहिए उसकी जानकारी आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद आपको उस नक्शा को ऐड कार्ड कर देना है और फिर ऑनलाइन पेमेंट करके खेत का नक्शा आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो आपको ऑर्डर करना है। इसके बाद आपके एड्रेस पर स्पीड पोस्ट द्वारा 1 सप्ताह के अंदर आपके घर पर जमीन का नक्शा पहुंच जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों के आवागमन को बेहतर बनाने के लिए बिहार की पटना, बक्सर, भोजपुर समेत 23 जिलों में 250 पुल का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां चल रही है। जहां खबर के अनुसार ग्रामीण कार्य विभाग ने 23 जिलों में करीब 250 पुलियों के निर्माण को लेकर के सर्वे कराया था, जहाँ अब इसके निर्माण को लेकर के आगे तैयारियां की जा रही है। मार्च 2024 तक नाबार्ड की मदद से इन सभी पुलियों का निर्माण पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि इन 23 जिलों के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को पुल नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में काफ़ी परेशानी होती है। लोगों को दूसरे रास्ते से जाने पड़ते हैं। जब विभाग ने ज़रूरत के अनुसार पुलिया बनाने वाले जगहों को चिन्हित करते हुए इसे तैयार करने की योजना बनाई है। जिन जिलों में पुलियों का निर्माण होगा वह बिहार के पटना, बक्सर, भोजपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, अरवल, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सारण, किशनगंज, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, मोतिहारी, मधुबनी, मधेपुरा, कैमूर, पूर्णिया, कटिहार और वैशाली में पुलियों का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बिजली की खपत को कम करने के लिए सरकार लोगों को घर की छत पर सोलर प्लेट लगाने के लिए सब्सिडी का लाभ दे रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक आप सरकार से सब्सिडी लेकर के घर की छत पर सोलर प्लेट लगा सकते हैं। यह खबर के अनुसार घरों की छतों पर सोलर प्लेट लगाने के लिए नामित एजेंसी से ही रूफटॉप सोलर प्लेट लेने की बाध्यता समाप्त हो गई है। अब आप खुद किसी के यहाँ से भी खरीद करके अपने घर की छत पर सोलर प्लेट लगा सकते हैं और सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में छत पर सोलर लगाने का जो नियम है, उस नियम के बारे में अगर बात किया जाए तो अब आप किसी भी विक्रेता के माध्यम से छत पर सोलर प्लांट लगा सकते हैं। जब बिहार की बिजली कंपनियों द्वारा घर की छत पर सोलर प्लांट लगवाया जा सकता है। सरकार 3 किलोवाट क्षमता तक के रूफटॉप के लिए 40% की सब्सिडी देगी। या 10 किलोवाट क्षमता तक के रूफटॉप के लिए सरकार के द्वारा 20% तक की सब्सिडी मिलेगी। जहाँ आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.solarrooftop.gov.in। इस योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप इस वेबसाइट के माध्यम से और घर की छत पर सोलर प्लेट लगा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने दिल्ली के एक होटल में सभी सांसदों को गुरुवार की रात्रि में भोज पर आमंत्रित किया था। बिहार के सभी 40 लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद को डिनर का निमंत्रण दिया था। राज्यपाल के इस भोज में एनडीए के तमाम सांसद तो शरीक हुए, लेकिन आरजेडी और जदयू के सांसदों ने किनारा कर लिया। जदयू और फिर राजद के द्वारा निमंत्रण ठुकराए जाने पर बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। राजद और जदयू भोज का बहिष्कार कर रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष को इससे एक दूसरे को जानने और फिर समझने का मौका मिलता है। दोस्तों बात करते हैं कि किसी भी परीक्षा को पास तो बहुत से स्टूडेंट करते हैं, लेकिन खबरों में सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट इसलिए आते हैं क्योंकि उनका संघर्ष बाकियों से थोड़ा अलग और फिर ज़्यादा होता है। जी हाँ, ऐसा ही संघर्ष रहा बिहार के पूर्णिया जिला के श्रीनगर प्रखंड में रहने वाले शिवानंद मेहता और फिर उनकी बेटी का। जब शिवानंद मजदूर किसान है, जब उनकी बेटी जूली कुमारी ने बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि कृषि में राज्य टॉप किया है। जी हाँ, जूली ने 10वीं 2021 में परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की है। 2023 में 12वीं भी फर्स्ट डिवीजन से परीक्षा पास की है। ये दोनों क्लास गांव के राजकीय उच्च विद्यालय श्रीनगर पास की है। जब जूली ने एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम में प्रथम स्थान पाकर के अपने पेरेंट्स को गौरवान्वित किया है। जब बेटी के टॉप करने पर मजदूर पिता को लग रहा है कि जैसे उनकी सालों की मेहनत का फल मिला हो। बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा में टॉप करने वाली जूली का ख्वाब कृषि वैज्ञानिक बनना है। जूली की कामयाबी से उनके गांव खुट्टी घुनेली पंचायत वार्ड नंबर 9 में श्रीनगर प्रखंड में सहित पूर्णिया जिला में सभी खुश हैं। जूली कुमारी ने कहा है कि मैंने इस परीक्षा के लिए उतनी ही मेहनत से पढ़ाई की है जितनी मेहनती पापा हैं। जैसे उन्होंने मुझे मेहनत से पढ़ाया है, मैं भी वैसे ही पढ़ी है। वह कृषि वैज्ञानिक इसीलिए बनना चाहती है ताकि कृषि को बढ़ावा देने में सहयोग करने में लायक बन सके।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मुहर्रम को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जहाँ सभी जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहाँ इसके साथ ही पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि आज मुहर्रम है, मुहर्रम चालू है। वहीं लोगों से अपील भी की गई है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को मनाएं, जिसके लिए जिले में प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है। सभी से अपील की गई है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें। मुहर्रम त्यौहार को लेकर के शांति और फिर सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियां कर ली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर निकल करके सामने आ रही है। यहाँ गंगा नदी में डूबने से 3 लड़कों की जान चली गई है। यह हादसा मोहिद्दीन नगर थाना क्षेत्र के बोछा एवं सुल्तानपुर गांव का बताया जा रहा है। यहाँ गंगा नदी में नहाने गए 3 किशोर डूब गए, जिससे उनकी जान चली गई। मृतकों में अनिल कुमार, मंगल कुमार और फिर आर्यन कुमार उर्फ संस्कार शामिल है। यह घटना के बाद तीनों परिवार में कोहराम मच गया। दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने गुरुवार को सीवान और फिर सारण जिले के कई विद्यालयों का निरीक्षण किया है। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति और फिर साफ सफाई पर उनका फोकस रहा। सीवान डीओ कार्यालय के निरीक्षण के दौरान के पाठक ने स्पष्ट कहा है कि 4 घंटे कार्यालय और फिर 4 घंटे निरीक्षण करना सबके लिए जरूरी है। यह कोई भी 8 घंटे कार्यालय में जमा नहीं हो रहेगा। इसके अलावा सारण के उच्च विद्यालय परसा के प्रधानाध्यापक और फिर विज्ञान शिक्षक को स्कूल में गंदगी मिलने पर दंड दिया। यह कक्षाओं में गंदगी देकर के प्रधानाध्यापक जयशंकर प्रसाद गुप्ता को खुद से कमरे साफ करने का निर्देश दिया है। वहीं साइंस लैब में धूल की मोटी परत देकर के विज्ञान शिक्षक मुकेश कुमार वर्मा को फटकार लगाई और डीओ को उनका 3 दिनों के वेतन काटने का निर्देश दिया है। के पाठक ने कहा है कि विद्यालय में प्रयोगशाला और फिर खेत सामग्रियों का इस्तेमाल हर हाल में होना चाहिए। जिन विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति का कम मिली है, वहां के शिक्षकों को सुधार लाने की सख्त हिदायत दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को कटिहार में भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इसी क्रम में जिला अतिथि गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन की सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सीमांचल क्षेत्र में कुछ दहशतगर्द प्रवृत्ति के लोग कई लोगों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। एक खास समुदाय के लोगों के द्वारा ही पूरी साजिश रची जा रही है, जिसकी उच्च स्तरीय जाँच CBI या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश से होनी चाहिए। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज के जिलों में रोज हत्या और लड़कियों के साथ गलत काम होती है। बेगूसराय में महिलाओं को निवस्त्र घुमाने का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में दहशतगर्दियों का भय दिखा करके मध्य में उपद्रवियों का भय और फिर शेष जिलों में अपराधियों का गुंडाराज कायम हो गया है, जो बड़े भाई लालू प्रसाद यादव का गुंडाराज का याद दिला रहे हैं। बिहार में जनता का राज नहीं, गुंडाराज है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अपराधियों द्वारा लोगों को इस कदर परेशान किया जा रहा है कि यहाँ के लोग पलायन करने पर मजबूर हैं, लेकिन बिहार की सरकार को इन सब चीज़ों से कुछ नहीं लेना देना है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जनादेश मिला था। प्रेस वार्ता के दौरान बारसूई में बिजली को लेकर के प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा की गई बर्बरता को लेकर के विजय कुमार सिन्हा ने बारसूई के लिए रवाना हुए। दोस्तों बात करते हैं कि ऑटो बस में क्षमता से अधिक यात्री बिठाने पर अब बिहार पुलिस जुर्माना वसूलेगी। जब वाहन में क्षमता से अधिक यात्री बिठाए जाने पर प्रति व्यक्ति 200 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा बिना बीमा यानी कि इंश्योरेंस की गाड़ी चलाए जाने पर 2000 रुपये का अर्थदंड या फिर 3 माह की जेल की सजा भी दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय के अनुसार अभी तक बिहार पुलिस लाइसेंस, ओवर स्पीड, बिना सीट बेल्ट, ट्रिपल राइड और हेलमेट न होने को लेकर के चालान काट रही थी। अब बिहार पुलिस को मोटरयान अधिनियम के तहत धारा 194 को के तहत क्षमता से अधिक यात्री बिठाने पर जुर्माना वसूल लगाने और धारा 196 के तहत बिना बीमा की गाड़ी से जुर्माना वसूलने की शक्ति दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा में जगह जगह मुहर्रम को लेकर के हो रहे विवाद के कारण आखिरकार प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए इंटरनेट सेवा को अगले 3 दिनों के लिए बंद कर दिया है। लेकिन इस विवाद के बीच अभी हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर के आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस मुहर्रम को लेकर के 2 धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं, उसी मुहर्रम को बिहार के दरभंगा में ही 7 पुश्तों से हिंदू परिवार द्वारा मनाया जाता रहा है। यहाँ के लोगों की माने तो जिस दिन ताजिया निकाला जाता है उस दिन
हिंदू समाज की महिलाओं को ताजिया पूजन करते हुए देखा जा सकता है। तो बात करते हैं कि दरभंगा के बेनीपुर अंबेडकर धर्मशाला के निकट महतो परिवार के लोग 7 पुश्तों से पूरे विधि विधान से मुहर्रम पर्व मनाते आ रहे हैं। यहाँ हर साल मुहर्रम पर्व में गंगा जमीनी तहजीब देखने को मिलती है। हिंदू समाज के लोग यहाँ से निकलने वाली चौकी एवं ताजिया जुलूस में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। खास करके महतो परिवार की महिलाएं रोजा रख कर के पूरी विधि विधान से मुहर्रम पर्व में आराधना करती है। जहाँ परमिला देवी, नंदनी देवी, आरती देवी, अनीता देवी, ममता देवी आदि ने बताया है कि उनकी सास द्वारा किए गए विधि विधान के हिसाब से ही वे लोग रोजा रख कर के निष्ठापूर्वक मुहर्रम पर्व की सभी रस्में अदा करती है। तथा मुहर्रम में रोजा रख कर के फातिहा आदि की भी रस्म अदा करती है। इधर तपेश्वर महतो ने बताया है कि 7 पुश्तों से उसके परिवार के लोग मुहर्रम पर्व मनाते आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि पूर्वज द्वारा बनाई गई परंपरा के हिसाब से हम लोग सक्रिय रूप से मुहर्रम पर्व मनाते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी और फिर भारत सरकार ने बिहार में करीब 265 किलोमीटर लंबे राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए 29.5 करोड़ डॉलर के कर्ज के लिए एक समझौते पर बृहस्पतिवार को हस्ताक्षर किए हैं। इन राजमार्गों को जलवायु अनुकूल आपदाओं को झेल पाने में सक्षम तथा सड़क सुरक्षा के बेहतर उपायों के साथ उन्नत किया जाएगा। एडीबी के बयान के अनुसार ये परियोजना राज्य के सभी राजमार्गों को 2 लेन वाली मानक सड़क बनाने और फिर सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए बिहार सरकार के कार्यक्रम का समर्थन करती है। बयान के अनुसार बेहतर सड़कों से बिहार के कुछ सबसे गरीब ग्रामीण जिलों में संपर्क सुविधा बढ़ेगी। इससे लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाओं तथा बाजारों तक पहुंच को संभव बनाया जा सकेगा। एडीबी ने 2008 से बिहार को करीब 1696 किलोमीटर राजमार्गों को बेहतर बनाने और फिर गंगा पर एक नए पुल के निर्माण के लिए 5 बार में कुल $1 अरब 63 का खर्च दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में सूखे का खतरा मंडरा रहा है। जब बारिश नहीं होने से मुजफ्फरपुर में किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। जब खेतों में दरारें पड़ गई है, धान की फसल सूखने लगी है। डीजल पंप से सिंचाई करने वाले किसानों को सरकार ने 750 रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। जब बिहार के कई जिलों में बारिश की कमी के कारण धान की रोपनी ठीक से शुरू नहीं हो पाई है। उधर मुजफ्फरपुर में बारिश कम होने के कारण मुजफ्फरपुर जिले में सूखे की स्थिति बन गई है। मुजफ्फरपुर जिले में सबसे अधिक वर्षा जुलाई में होती है, लेकिन इस बार औसत से कम 885 mm बारिश हुई है। इस जिले की हालात ऐसी हो गई है कि सावन के महीने में गाँव में चापाकल सूख गए हैं। दिन में मोटर पंप सेट पानी नहीं उगल रहा है। जब कई प्रखंडों के किसान काफ़ी परेशान हैं। मुजफ्फरपुर के किसान पंपिंग सेट से खेत में पटवन कर रहे हैं। जब किसान मोहम्मद इब्राहिम ने बताया है कि खेतों में दरार आने लगी है। जितना धान की खेती में खर्च लग रहा है, जब उसका लागत कीमत भी मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं एक महिला किसान इंदु देवी ने कहा है कि 150 से 170 रुपये प्रति घंटा देकर के पटवन करा रहे हैं। जहाँ धान रोपने में काफ़ी खर्च आ रहा है और फिर अगर बारिश नहीं हुई तो फिर धान को बचाने के लिए हर 15 दिन पर पानी पटाना होगा, जो संभव नहीं है। जहाँ इससे लागत भी अधिक आएगी। सरकार की तरफ से फिलहाल कोई भी अनुदान भी नहीं दिया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड है, लेकिन उसे किसानों को कोई भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के 4 माह खत्म होने को है, जब पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले 2000 करोड़ की राशि बिहार को नहीं मिल सकी है। जब पिछले वित्तीय वर्ष की राशि से अभी तक काम चल रहा है। जानकारों के माने तो अगर 1 माह और केंद्रीय राशि नहीं मिली तो फिर राज्य पर वित्तीय भार बढ़ सकता है। जबकि मध्याह्न भोजन योजना केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। सूत्रों के मुताबिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए केंद्र से पूरे साल के लिए 2000 करोड़ रुपए से कुछ अधिक की राशि मंजूरी की गई है। यह केंद्र को ये राशि वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में 500 करोड़ किस्त में देने थे। इसके हिसाब से पहली किस्त अब तक मिल जानी चाहिए थी। इधर केंद्र ने इस किस्त में देरी की वजह तकनीकी बताया है। केंद्र ने बताया है कि अगर आपके खाते में 250 करोड़ से अधिक की राशि है तो फिर अगली किस्त तभी मिलेगी जब इस राशि को खर्च कर ले या फिर खाते से 250 करोड़ से कम हो। सहयोग से राज्य के मध्याह्न भोजन मद में 250 करोड़ रुपये की ही राशि अभी है। ये राशि अब पिछले साल की है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की गिनती भारत के पिछड़े राज्यों में होती है, जहां आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पिछड़े राज्य में भी शादी का चलन बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं कि बिहार की युवा कोर्ट मैरिज को प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में बिहार में 1212 जोड़ों ने कोर्ट मैरिज की है। जी हाँ, जानकर हैरानी होगी कि इस आंकड़े की तुलना में 2023 के आंकड़े में बहुत बड़ा अंतर है, जहाँ इस साल जून तक विवाह पंजीकरण के लिए 566 और विवाह के लिए 717 आवेदन प्राप्त हुआ है। पिछले साल विवाह पूर्ण आवेदनों की संख्या 1439 थी। सामान्य स्थिति में प्रेम विवाह करने वाले जोड़े ही कोर्ट में शादी करते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से बिहार सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है और फिर अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को सरकार द्वारा 2 लाख रुपए तक की सहायता भी दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जोड़े को शादी की 1 साल के भीतर समाज कल्याण विभाग में आवेदन करना होगा। जब कोर्ट मैरिज के बढ़ने का एक कारण ये भी है, जब सामाजिक बंधनों को तोड़ करके अंतरजातीय विवाह करने वाले लोग कोर्ट मैरिज का विकल्प चुनते हैं। आपको बता दें कि अगर कोर्ट विवाह कानून का पालन नहीं करता है तो फिर शादी रद्द भी की जा सकती है। अगर किसी को शादी पर आपत्ति है तो फिर वह 100 रुपये शुल्क देने के साथ ही आपत्ति दर्ज करा सकता है, लेकिन आपत्ति दर्जकर्ता को अपने आवेदन को सही ठहराना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 12 जिलों में 1 अगस्त से मैनुअल ट्रैफिक चालान कटना बंद हो जाएगा, जहां इन जिलों के ट्रैफिक पुलिसकर्मी ऑटोमेटिक या फिर हैंड होल्ड डिवाइस के जरिए ई चालान काटेंगे। गुरुवार को एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने बिहार पुलिस मुख्यालय के सभागार में संबंधित पुलिसकर्मियों के बीच 638 HHD का विवरण और फिर उसके संचालन का प्रशिक्षण देते हुए इसकी घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए 2-3 दिनों में मैनुअल चालान पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। अब ऑटोमेटिक चालान करेगा, यानी कि अगर आप गाड़ी लेकर के कहीं निकलते हैं और हेलमेट नहीं पहनते तो फिर आपके घर ऑटोमेटिक चालान आ जाएगा, जो वो भी आपके तस्वीर के साथ। एडीजी ने बताया है कि पहले स्मार्ट सिटी पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ में ऑटोमेटिक ई चालान की व्यवस्था की गई है। इसके बाद दूसरे चरण में ट्रैफिक जिले के रूप में अधिसूचित 12 जिलों के पुलिसकर्मियों को 100% हैंड होल्ड डिवाइस से लैस किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मार्च महीने में सीएम नीतीश कुमार उनसे मिलने आए थे। नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार इतना गोल गोल बातें को घुमाते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वे क्या बोल रहे हैं। नीतीश कुमार को कहना चाहिए कि लालू तेजस्वी के परिवार वाले भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। जहाँ प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार ने अपने मुंह में दही क्यों जमाया हुआ है जो ललन सिंह से कहलवा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ऐसी चीजें साबित करती है कि नीतीश कुमार क्या सोचते हैं। नीतीश कुमार को आरजेडी और तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं हुआ है। ये बात मैंने पहले भी कही थी, अब भी कह रहा हूँ। नीतीश कुमार जो आज महागठबंधन में हैं वे विशुद्ध 2 कारणों से हैं। हमसे मार्च में आकर के घंटों बैठ कर के मिले और बात किए, जब उन्होंने मुझे बताया है कि महागठबंधन बनाएंगे। प्रशांत किशोर इसकी जो वजह भी बताते हैं कि महागठबंधन उन्होंने इसलिए बनाया है क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक समझ ये थी कि 2024 में अगर भाजपा जीत करके आएगी तो सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाएगी और अपना कोई मुख्यमंत्री बनाएगी। यही कारण था कि उन्हें लगा है कि भाजपा हटाए, इससे पहले मैं खुद ही महागठबंधन बना लेता हूँ ताकि 25 नवंबर तक मुख्यमंत्री बना रहा हूँ। नीतीश कुमार की दूसरी सोच ये थी कि 2025 के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनना तो है नहीं, तो फिर हमारे बाद ऐसी सरकार रहे जो आज से भी बदतर हो, ताकि लोग ये याद करें कि नीतीश कुमार की सरकार कितनी भी ख़राब थी, तेजस्वी यादव वाले आरजेडी से अच्छी थी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आज नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं, हम उनको बहुत अंदर से जानते हैं। नीतीश कुमार को कोई तेजस्वी यादव और फिर आरजेडी से प्यार नहीं है। मैं उनके साथ उनके घर में 1 साल से रहा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। दोस्तों बात करते हैं कि सावन हरियाली का प्रतीक होने के साथ झमाझम बारिश का महीना माना जाता है। इस महीने में बारिश से सुकून मिलने से लोगों में नया जोश पैदा होता है, लेकिन इस साल स्थिति उल्टी है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में भी भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। वहीं दूसरी ओर बारिश ना होने से किसान निराश हैं। वे अपने खेतों को देखते हैं और फिर आसमान की ओर निहारते हैं। किसान अभी भी आस लगाए हैं कि बारिश होगी, लेकिन जिस तरीके से मौसम है उससे नहीं लगता है कि बारिश होगी। जहाँ इस वर्ष से पिछले साल की तुलना 1/4 भी धान की रोपाई नहीं हो सकी है। जहाँ 1 पखवाड़े पहले हुई बारिश से किसानों में उत्साह जगा था और फिर धान की रोपाई शुरू कर दी गई थी, लेकिन 2 सप्ताह से बारिश नहीं हुई है, जैसे किसानों ने धान की जो फसल लगाई थी वह भी सूख गई है। किसान प्रचंड धूप
धूप को देख करके हैरान है। जब खेत में जाकर के जब धान की सूखती पौधों को देखते हैं तो फिर उन्हें खासे निराश होने लगते हैं। जब इन दिनों तापमान जून की तरह ही बढ़ता जा रहा है। जब दोपहर में तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से आग की बारिश हो रही है। सड़कें लोगों से खाली हो जाती है। लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में दुबके रहते हैं। उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर में पुल निर्माण निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीकांत शर्मा के घर बुधवार को निगरानी ने छापेमारी की। छापेमारी में 2 ट्रॉली बैग में भर करके पैसा मिला। निगरानी अधिकारी की उंगली नोट गिनते गिनते जब थक गए तब उन्होंने मशीन मंगाई, जिसके बाद नोटों की गिनती पूरी हुई और फिर पता चला है कि बैग में करीब 98 लाख रुपए हैं। जहाँ इतना ही नहीं, इंजीनियर साहब के घर से करीब 70 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और फिर बिस्किट भी बरामद हुए हैं। जहाँ बिहार, झारखंड और फिर उत्तराखंड में जमीन के 20 प्लॉट और 10 पॉलिसी में निवेश अलग अलग ये भी मिला है। बिहार के किसी भी इंजीनियर या फिर अधिकारी के घर में कुबेर का खजाना मिला हो, ये कोई पहला मामला नहीं है। यहाँ तो भ्रष्ट अधिकारियों की तो लंबी लिस्ट है। समय समय पर उनके घर से अथाह दौलत मिलता रहा है। जब उनके अलमारी, ट्रक, सूटकेस, बिस्तर और फिर लॉकर सब धन उगलते हैं। जब साथ ही यहाँ कलर के भी धन कुबेर हो जाते हैं। दोस्तों बिहार के लाल ने कर दिया कमाल। जी हाँ, बिहार के लाल ने वनडे मैच में डेब्यू करके कमाल कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत और फिर वेस्ट इंडीज के बीच में 3 मैचों का वनडे सीरीज खेला जा रहा है, जिसका पहला मुकाबला बारबाडोस में खेला जा रहा है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले में बिहार के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के डेब्यू हुआ है। जब वनडे सीरीज से पहले दूसरे टेस्ट मैच में मुकेश कुमार भारतीय टेस्ट टीम में डेब्यू करवाया गया था, जहाँ उन्होंने मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर के घातक गेंदबाजी किया था। ऐसे में कहा जा रहा है कि उसी घातक गेंदबाजी का नतीजा है कि उन्हें वनडे टीम में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि भारत की टीम इन दिनों वेस्ट इंडीज के दौरे पर है, जहां 2 टेस्ट मैच और फिर 3 वनडे के बाद 5 T20 मैचों की सीरीज होनी है, जिसमें भारत की टीम ने टेस्ट मैचों में 1-0 से सीरीज पर कब्जा जमाया है। तो फिर वहीं वनडे मैचों की शुरुआत हो गई है। यह टेस्ट और फिर वनडे में बिहार के ईशान किशन और फिर मुकेश कुमार अपना जलवा दिखा रहे हैं। बिहार के खिलाड़ियों का इंटरनेशनल क्रिकेट में शामिल होने पर बिहार के जूनियर खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ही खिलाड़ी प्रदेश का नाम बढ़ाए और रोशन करे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटिया फलक की फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर अवार्ड के सेमीफाइनल राउंड में एंट्री मारी है। यह चंपारण मटन फिल्म बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी है। यह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस समेत कई देशों के बीच भारत की एकमात्र फिल्म है जिसे ऑस्कर अवार्ड कैटेगरी में सफलता मिली है। इस अवार्ड के लिए दुनिया भर के फिल्म प्रशिक्षण संस्थानों की 1700 से अधिक फिल्मों का नामांकन हुआ था। चंपारण मटन का निर्देशक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के रंजन कुमार ने किया है, जिसमें बिहार की बेटी फलक ने मेन रोल में प्ले किया है। स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड 4 कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें फलक की फिल्म चंपारण मटन 16 फिल्मों के मुकाबला करेगी। नैरेटिव कैटेगरी की इस फिल्म को सेमीफाइनल में सेलेक्ट किया है। यह नैरेटिव श्रेणी में जर्मनी, बेल्जियम, अर्जेंटीना जैसे देशों की फिल्में सेलेक्ट की गई है। चंपारण मटन फिल्म नैरेटिव समेत अन्य 3 श्रेणियों में शामिल भारत की एकमात्र फिल्म हो गई है। ऑस्कर के लिए चंपारण मटन के चुने जाने से फलक काफ़ी खुश है। फलक का कहना है कि आधे घंटे की इस फिल्म में बिहार के लोगों की रिश्तों में ईमानदारी की तस्वीर नजर आती है। फिल्म की कहानी लॉकडाउन के बाद नौकरी छूट जाने पर गाँव लौटे और फिर अपने पत्नी की इच्छा पूरी करने पर आधारित है। पत्नी की इच्छा पूरी करने की कोशिश में लगे एक परिवार के इर्द गिर्द इसे बुना गया है। इस फिल्म की कहानी की संवेदनशीलता हर किसी के दिल को छू रही है, जहां यही इस फिल्म के यहां तक पहुंचने की वजह है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की बेटियां फलक के पिता डॉक्टर AR खान और फिर मां डॉक्टर किशोर अजीज खान दोनों एलन मिश्रा मैनेजमेंट कॉलेज में प्रोफेसर है। बेटी की इस सफलता से वे काफ़ी उत्साहित है। वे अपनी बेटी पर गर्व करते हैं कि फलक की फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर की दौड़ में शामिल हो गया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।